हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कारक। तो बहुत से बच्चों को कारक बहुत ही टफ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर लगता है, लेकिन गाइस जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो कारक आपके लिए बहुत ही इजी, बहुत ही आसान चैप्टर हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने कारक को बहुत ही सिंपल वे में, आसान भाषा में एक्सप्लेन किया है, ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो। और कारक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके वीएमएस के फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी हम चैप्टर खत्म होने के बाद करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कारक होता क्या है। देखिए, हमारी कारक की परिभाषा लिखी है कि जो क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध रखता है उसको हम कारक कहते हैं। ये हमारी कारक की परिभाषा है। जो क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध रखता है उसको हम कारक कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो चलिए मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं। देखिए क्या सेंटेंस लिख रहा हूँ। राम जाता है। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते थे वैसे हमें संस्कृत में सेंटेंस बनाना है, बस यही सीखना है हमको, और कुछ ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत ही ईजी, आप देखते रहिए। जैसे अब आप मुझे बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी है, ये बताइए आप मुझे। सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है। राम जाता है ये एक सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी है, ये बताइए आप मुझे। हाँ, बिल्कुल सही बताया। किस बच्चे ने बताया? हाँ, ये जो राम है ये हमारा सब्जेक्ट है, सही बताया। ठीक है, और जाता है क्या है, हमारी वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट को हम संस्कृत में कर्ता कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, और वर्ब को क्या कहते हैं, वर्ब को हम क्रिया कहते हैं। इतना आपको समझ में आया। राम जाता है, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है जिसमें जाता है क्या है, हमारी क्रिया है, और राम क्या है, करता है। और अभी हमने परिभाषा क्या देखी कि जो क्रिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है, जो क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध रखता है उसको हम कारक कहते हैं। तो यहाँ पे क्रिया का डायरेक्ट संबंध किससे है, कर्ता से है। देखिए, कौन जा रहा है, राम जा रहा है। जाने की क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है, और राम क्या है, करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कर्ता भी एक कारक होता है, क्योंकि भाई अभी हमने परिभाषा पढ़ी है कि जो क्रिया से डायरेक्ट संबंध रखता है उसको हम कारक कहते हैं, और क्रिया का डायरेक्ट संबंध कर्ता से है तो हम कह सकते हैं कि कर्ता भी हमारा एक कारक होता है। समझ में आया आपको, कर्ता भी हमारा एक कारक होता है। जैसे अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, राम आम खाता है। राम आम खाता है, ये हमने लिखा है। अब बताइए आप, इसमें कर्ता कौन सा है, क्रिया कौन सी है, बताइए। सही, बिल्कुल सही, ये हमारा कर्ता है। राम जो है हमारा कर्ता है। राम क्या कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, खाने की क्रिया कर रहा है, तो ये हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, और ये आम क्या है इसमें, फिर ये बताइए आम का क्या रोल है इसमें। जैसे हमने इंग्लिश में सेंटेंस पढ़े थे, इंग्लिश में जब आपने सेंटेंस बनाए होंगे तो आपने बताया सब्जेक्ट होता है हमारा, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऐसे पढ़े होंगे आपने। तो राम, जिसमें राम आम खाता है, इस सेंटेंस में आम क्या है, आम एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, संस्कृत में कर्म कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे राम क्या कर रहा है, खाने की क्रिया कर रहा है। और राम, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि राम खाता है तो आपको समझ में नहीं आएगा राम क्या खा रहा है। राम मिठाई खा रहा है, फल खा रहा है, खाना खा रहा है, क्या खा रहा है भाई। मैंने आपसे कहा राम खाता है तो आप ऐसे अनुमान लगा ही नहीं पाएंगे क्या खाता है। लेकिन मैं अगर बता दूं कि राम आम खाता है तो आपको समझ में आ जाएगा राम खाने की क्रिया कर रहा है, और खाने की क्रिया किस पे हो रही है, आम पे हो रही है। किसको खाया जा रहा है, आम को खाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, क्रिया का डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे कर्म के साथ भी देखने को मिलता है, हमें ऑब्जेक्ट के साथ भी देखने को मिलता है, क्योंकि भाई क्रिया कहाँ हो रही है, आम पे हो रही है। राम किसको खा रहा है, आम को खा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कर्म होता है ये भी हमारा कारक होता है, क्योंकि जो क्रिया के साथ संबंध रखता है उसको हम कारक कहते हैं। तो यहाँ पे कर्म भी हमारा क्या हुआ, एक कारक हुआ। हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने अभी दो कारक देख लिया, कौन सा, एक तो कर्ता कारक देख लिया, दूसरा कर्म कारक देख लिया। ऐसे ही बहुत ईजी है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला वो नहीं है कि हाँ जितना कठिन है, कठिन नहीं है। बस अगर आप कठिन मान के चलोगे इसको तो आपको लगेगा, वैसे बहुत ही ईजी है। अब आप ये समझिए कि आप सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं बस संस्कृत में, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अब जैसे हम इसके बाद अगला कारक है उसकी बात करते हैं, क्योंकि हमारे 6 टाइप के कारक होते हैं। 6 टाइप के हमारे कारक होते हैं, तो हम वन बाय वन करके सबको देखेंगे। अब इसके बाद मैं अगर लिख दूं यहाँ पे कि
राम चाकू से आम काटता है। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि राम चाकू से आम काटता है। अब बताइए इसमें करता कौन सा है। बिल्कुल सही, राम करता है हमारा। राम कौन सी क्रिया कर रहा है? काटने की क्रिया कर रहा है, तो काटना जो हुआ हमारा क्रिया हो गई। ठीक है, काटता है ये क्रिया हो गई हमारी। अब आम क्या है, इसमें कौन काटा जा रहा है? आम काटा जा रहा है, तो फिर इसमें ये क्या हुआ हमारा? कर्म हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है भाई। अब ये चाकू से, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका रोल क्या है इसमें? ये क्या क्रिया से रिलेट कर रहा है ये बताइए। इसका क्रिया से संबंध है या नहीं है, ये बताइए आप मुझे। देखिए, राम चाकू से आम काटता है, ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, हमको अभी हमने देख लिया कि कर्म जो होता है और जो कर्ता होता है इसका क्रिया से रिलेशन होता है, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है चाकू, ठीक है, इसका क्या क्रिया से रिलेशन है ये बताइए आप। अगर मैं आपसे कहूँ कि राम आम काटता है, सिर्फ ये बताऊं, अगर मैं ये सेंटेंस में ना लिखूं कि चाकू से काटता है, मैं सीधे ये लिख दूं कि राम आम काटता है। अगर मैं ये लिखूं तो आप क्या सोचेंगे कि राम आम काट रहा है, लेकिन किससे काट रहा है? चाकू से काट रहा है, कुल्हाड़ी से काट रहा है, हथौड़ी से काट रहा है, किससे काट रहा है भाई? कुछ समझ में तो आएगा नहीं कि क्लियर किससे, ये बात नहीं समझ में आ रही है ना। लेकिन जब मैंने लिख दिया कि चाकू से आम काट रहा है, मतलब काटने की क्रिया हो रही है और आम पे हो रही है, लेकिन किसके द्वारा हो रही है क्रिया? चाकू से हो रही है। तो क्रिया करने के लिए हमें चाकू की जरूरत पड़ रही है। देखिए आप, चाकू की जरूरत पड़ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि चाकू से ये जो शब्द है, इसकी क्रिया की, इससे इससे क्रिया का संबंध है कि नहीं, यह बताइए आप। देखिए आप, राम आम काटता है, आम काटता है, ठीक है, काटने की क्रिया हो रही है, किससे हो रही है? चाकू से हो रही है। इसका मतलब क्रिया का संबंध इससे भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, चाकू हो गया, हथौड़ी हो गया, कुछ भी लिख लो, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? करण। जिसके द्वारा काम किया जाता है उसको हम करण कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो करण होता है हमारा, इसका भी क्रिया से संबंध होता है भाई, क्योंकि इसके द्वारा ही क्रिया की जा रही है ना। तो कर्ण भी हमारा एक कारक हुआ कि नहीं हुआ बताइए। कर्ण भी हमारा एक कारक हुआ, क्योंकि अभी हमने डिफिनेशन पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि जिसका क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध होता है उसको हम कारक कहते हैं। और हम अभी हमने देख भी लिया कि राम आम काटता है, आम काटने की क्रिया हो रही है, किसके द्वारा हो रही है? चाकू के द्वारा हो रही है। तो इसमें चाकू की हेल्प लेनी पड़ रही है क्रिया करने के लिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका संबंध क्रिया से है, और जिसका संबंध क्रिया से होता है वो कारक होता है। तो कर्ण भी हमारा एक कारक होता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट, जिसमें किसी इंस्ट्रूमेंट क्रिया करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, जैसे अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि मैं बस से हरदोई जाता हूँ, ठीक है, या मैं बस से कानपुर जाता हूँ, अगर मैंने ये बोल दिया तो यहाँ पे मैं बस की सहायता ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि कर्ण कारक लगेगा। ठीक है, जहाँ पे के द्वारा, बाई बस, या मैं ऐसे कहूँ कि किसी की सहायता ली जा रही है। ठीक है, जैसे जहाँ पे इसका सेंस आए, देखिए बाई या विद, जब क्रिया इनकी हेल्प से की जाती है, बाई या विद के द्वारा, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। आप इतना याद रखिए। आप ये जब अपने दिमाग में रखेंगे तो आप अपने आप देख लेंगे कि इसमें कौन सा कारक है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे सेंटेंस दे देगा आपको, संस्कृत में देगा और पूछेगा कि इसमें बताइए कौन सा कारक है। अगर आपको पहचानना आता होगा तो आप पहचान लेंगे। अब देखिए, इसमें कर्ण कारक का साइन कौन सा होता है? अगर आपको पहचानना है कि कर्ण कारक इसमें है कि नहीं, तो आप समझ जाएंगे जिसमें से लगा होगा, चाकू से, हथौड़ी से, जिस इस टाइप का जिसमें सेंस होगा, ठीक है, जिसके द्वारा काम हो रहा है, वहाँ पे कर्ण कारक होगा। इतना आप समझ दिमाग में रखना, बस आपको अच्छे से सॉल्व हो जाएगा जो भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जब आप ये पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा कारक है। ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम अगला अपना कारक देखते हैं। अगला हमारा कारक कौन सा है? देखिए, अगला कारक है हमारा संप्रदान। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने अगला सेंटेंस लिखा कि माँ बच्चे के लिए माँ बच्चे के लिए खाना पकाती है, ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें कर्ता कौन सा है? माँ करता है या बच्चा करता है? खाना कौन बना रहा है ये बताइए? माँ बना रही है, तो माँ खाना बना रही है, तो माँ इसमें कर्ता हुई। ठीक है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब इसमें माँ क्या कर रही है? खाना पका रही है, पकाने की क्रिया कर रही है, बनाने की क्रिया कर रही है। तो पकाना यहाँ पे क्या हुआ? क्रिया हो गई हमारी। ठीक है,
और खाना क्या हुआ, कौन पकाया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है, तो इसमें खाना क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म हुआ। अच्छी बात है। किसके लिए क्रिया की जा रही है, अब बताइए आप किसके लिए क्रिया की जा रही है, बच्चे के लिए खाना बनाया जा रहा है। अब आप ये बताइए इसका रिलेशन क्रिया से है या नहीं है, ये बताइए। माँ खाना पकाती है, माँ खाना पका रही है भाई, किसके लिए पका रही है। अगर जहाँ पे किसी के लिए मतलब कोई काम किसी के लिए किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे संप्रदान कारक होता है, ठीक है। के लिए का साइन जहाँ पे जैसे कोई भी सेंटेंस दिया हो उसमें अगर के लिए लिखा है तो आप समझ जाना कि इसमें संप्रदान कारक है। मतलब इसमें जैसे अब संस्कृत में जैसे नहीं होता फॉर लिखा होता है, ठीक है। ये जैसे इंग्लिश में लिखा होता है, सॉरी इंग्लिश में जैसे नहीं दिया होता है फॉर, तो वैसे इसमें हिंदी में क्या होता है, के लिए होता है, ठीक है। माँ बच्चे के लिए खाना पकाती है, तो क्रिया की जा रही है, क्रिया किसी के लिए की जा रही है, किसके लिए की जा रही है, बच्चे के लिए की जा रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्रिया जो है इससे जुड़ी हुई है, बच्चे से जुड़ी हुई है, और बच्चे से जुड़ी है मतलब क्रिया का संबंध इसके बच्चे से है, बच्चे से है क्रिया का संबंध, इसीलिए ये भी हमारा कारक होगा, ठीक है, ये भी हमारा कारक होगा। और इसको हम बोलते हैं संप्रदान, ठीक है, क्या बोलते हैं, संप्रदान कारक। आधा माह है यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं। अब हमने कितने कारक देख लिए, एक तो हमने कर्ता कारक देखा, दूसरा हमने कर्म कारक देखा, तीसरा कारण कारक देखा, और चौथा संप्रदान कारक देखा, ठीक है। आप ऐसे समझिए जहाँ पे किसी के लिए कोई काम किया जा रहा होगा वहाँ पे संप्रदान कारक होता है, ठीक है। जहाँ पे किसी के लिए काम किया जाता है उसके लिए हम संप्रदान कारक का यूज करते हैं। समझिए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं है बताइए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं है बताइए आप। बहुत ही इजी है, बताइए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं। देखिए मैंने क्या कहा था, राम जाता है, तो इसमें राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है हमारी, जाता है, ठीक है। और हमारी डेफिनेशन क्या थी कि जो क्रिया से संबंध रखता है उसको हम कारक कहते हैं। तो कौन जा रहा है, राम जा रहा है, और राम क्या है, करता है, ठीक है। तो क्रिया का संबंध कर्ता से है, इसीलिए कर्ता भी एक कारक होगा, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि राम आम खाता है, ठीक है। तो राम क्या है, करता है, ठीक है। क्या राम क्या कर रहा है, खाने की क्रिया कर रहा है, किसको खा रहा है, आम को खा रहा है। तो क्रिया किस पे हो रही है, आम पे हो रही है, इसीलिए कर्म जो ऑब्जेक्ट है हमारा कर्म, ये भी एक कारक होगा, क्योंकि जो क्रिया से रिलेट करेगा, सिंपल सा आप इतना माइंड में रखिए, जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है वो कारक होता है। अब वो चाहे कर्ता हो चाहे कर्म हो, ठीक है, और चाहे वो करण हो मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे संप्रदान मतलब किसी के लिए क्रिया हो। अगर क्रिया किसी के लिए हो रही है तो सिंपल सी बात है उससे क्रिया का संबंध होगा ही भाई, सिंपल। अगर माँ बच्चे के लिए खाना बना रही है, अगर बच्चा ना कहता तो माँ खाना नहीं बनाती, तो बच्चे के लिए खाना बन रहा है, तो क्रिया किसके लिए हो रही है, बच्चे के लिए हो रही है, तो क्रिया का संबंध इससे है, क्रिया का रिलेशन बच्चे से है, इसीलिए ये संप्रदान कारक होगा एक, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, जिसके लिए क्रिया हो रही है, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब आगे देखते हैं और सेंटेंस हमारे, मतलब क्योंकि अभी हमने कितने कवर कर लिए, अभी हमने कितने देख लिए, 1 2 3 4, 4 हमारे कारक हो गए, 2 कारक बचे हैं बस, तो वो भी देख लेते हैं। अब अगला कारक है हमारा अपादान, ठीक है। अपादान कारक कैसे पहचानेंगे आप देखिए, जैसे मैंने लिखा, एक सेंटेंस लिखा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे से का सेंस क्या है, ये देखिए आप, पेड़ से पत्ते गिरते हैं मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, और जहाँ पे अलग होने का सेंस आएगा वहाँ पे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। जहाँ पे कोई चीज़ बिछड़ रही होगी, प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ रहा है, या कोई चीज़ कहीं से गिर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अपादान कारक होता है। अब आप ये देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा था कि राम चाकू से आम काट रहा है, तो चाकू के द्वारा आम काट रहा है, तो यहाँ पे से का सेंस क्या है, किसी की हेल्प के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, ठीक है, बाई नाइफ, विद नाइफ, ठीक है। जो भी यहाँ पे सही बैठेगा वो आप लगाएंगे, ये भी क्वेश्चन आएगा वो आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे किसी के द्वारा काम किया जाएगा तो वहाँ पे कर्ण कारक होगा। जब कोई चीज़ अलग हो रही है किसी, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, और जहाँ पे अलग हो रहे होंगे वहाँ पे अपादान कारक होगा, क्योंकि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो अलग हो रहे हैं, ठीक है, बिछड़ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक होगा हमारा, ठीक है।
जहाँ पे अलग होने का सेंस होगा वहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक होगा, इतना आप याद रखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है हमारा अधिकरण। तो इसका भी एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, राम कुर्सी पर बैठा है, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। अब आप देखिए इसमें, अब आप देखिए इसमें कि राम क्या है हमारा, करता है, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट है। राम क्या कर रहा है, बैठने की क्रिया कर रहा है, तो ये हमारी क्रिया हो गई, वर्ब हो गई, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। उसके बाद देखिए आप, राम कुर्सी पर बैठा है, ठीक है। तो राम कहाँ बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, तो बैठने की क्रिया कहाँ हो रही है, कुर्सी पे हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिया, जो बैठने की क्रिया जो कुर्सी पे हो रही है, इसका मतलब ये क्रिया जो है इससे संबंध रखती है, इससे रिलेशन रखती है, क्योंकि भाई अगर कुर्सी ना हो तो क्रिया नहीं होगी। राम बैठा है, अगर मैं आपसे बोलूं कि राम बैठा है तो आपको क्या समझ में आएगा, राम बैठा है, पता नहीं ज़मीन में बैठा है, छत पे बैठा है, टेबल पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, कुछ नहीं क्लियर होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि राम कुर्सी पर बैठा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि राम बैठने की क्रिया कर रहा है, राम बैठने की क्रिया कर रहा है, और बैठने की क्रिया कहाँ हो रही है, कुर्सी पर हो रही है। तो क्रिया का संबंध कुर्सी पर, इस पे कुर्सी से है कि नहीं है, बताइए। क्रिया कुर्सी पे हो रही है तो मतलब इसका इससे संबंध है क्रिया का, समझ पा रहे हैं आप। तो ये भी एक क्या होगा, कारक होगा, जिसका क्रिया के साथ संबंध होगा वो कारक होगा। और जहाँ पे ये में आ जाए, पे आ जाए या पर आ जाए, ऐसे शब्द आ जाए, तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, अधिकरण। जैसे मैं बोल दूँ कि मेज पर पेंसिल रखी है, तो कहाँ पेंसिल रखी है, मेज पर रखी है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। जैसे मैंने कहा कि राम कुर्सी पर बैठता है, तो राम बैठने की क्रिया कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कुर्सी पर कर रहा है, तो क्रिया का इससे संबंध है, कुर्सी पर से संबंध है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये भी एक हमारा कारक है। और जहाँ पे पर का साइन आता है वहाँ पे हमारा कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है, ठीक है। आप समझ पाए कि नहीं, मैं बताओ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैसे हमारा एक एग्जांपल है, राम कुर्सी पर बैठता है, ठीक है, तो इसमें राम हमारा करता हुआ, बैठना हमारा क्रिया हुआ, ठीक है। राम बैठने की क्रिया कर रहा है, और क्रिया कहाँ पे कर रहा है, कुर्सी पर कर रहा है, ठीक है। तो क्रिया का संबंध कुर्सी पर से है, इस शब्द से है, ठीक। तो क्रिया का संबंध इस शब्द से है पूरे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हमने डेफिनेशन क्या देखी थी, हमने देखी थी कि जो क्रिया से संबंध रखता है उसको हम कारक कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे पर का साइन आता है वहाँ पे अधिकरण कारक होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अधिकरण जो होता है वो भी एक कारक होता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप। जहाँ पे अगर बैठने की क्रिया हो रही है तो कहाँ हो रही है, कुर्सी पर हो रही है, तो क्रिया का रिलेशन इस शब्द से है और इस शब्द से है, इसीलिए ये भी एक कारक होगा हमारा, और जिसको हम अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए। अब देखिए हम चलिए नोट्स देख लेते हैं एक बार कि नोट्स हमारे क्या कहते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो आपको नोट्स भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नोट्स हमारे क्या कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कारक, ठीक है। तो कारक से टोटल कितने मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का आता है, जिसमें से 5 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं और 2 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें विभक्ति दे देगा कि बताइए कौन सी विभक्ति है, ठीक है। अब विभक्ति क्या होता है अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो आप उसकी लोड ना लेना, ठीक है। आइडेंटिफाई कारक, कारक दे देगा कारक पहचानने के लिए, जैसे कोई सेंटेंस दे दिया कि और पूछेगा कि इसमें कौन सा कारक है बताइए, ठीक है। या तो आपको कोई सेंटेंस दे देगा हिंदी में और उसको आपको ट्रांसलेट करना होगा संस्कृत में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब देखिए कारक की परिभाषा क्या होती है ये देख लेते हैं हम, ठीक है। तो क्रिया करोत इति कारकम, मतलब क्या हुआ इसका, क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। और ये चीज़ अभी हमने देखी भी है, जब मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि राम जाता है, तो जाने की क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है, ठीक है। और जो क्रिया को करता है उसी को हम कारक कहते हैं, इसीलिए कर्ता हमारा एक कारक होता है। यहाँ पे देखिए आप, क्रिया को करने वाला एक कारक होता है, ठीक है, आप समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया भी है, एग्जाम्पल दिया, जैसे रोहन सेब खाता है, तो इसमें खाने की क्रिया कौन कर रहा है, रोहन कर रहा है, तो रोहन क्या हुआ, एक कारक हुआ, ठीक है। और ये क्या है, करता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए अगला यहाँ पे एक सूत्र लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क्रिया जनकत्व व कारकम, ठीक है। मतलब जो क्रिया का जनक होता है वो कारक होता है, सिंपल सी बात है, जो क्रिया करेगा वही क्रिया का जनक होगा और वही कारक होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रिया अन्वयत्वम कारकत्वम, मतलब क्या हो इसका मतलब हुआ कि क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। ये चीज़ तो अभी हम देख भी चुके हैं यार, ठीक है। तो वही सब लिखा हुआ है। अब जैसे एक क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, आप देखिए कैसा, कि कारक किस धातु से मिलकर बनता है, मतलब कारक शब्द है ये कैसे बना है, या ये पूछ सकते हैं कारक में कौन सी धातु होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कोई कि ये जो कारक शब्द है, ठीक है, आप कारक कारक उन्हीं देर से पढ़ रहे हो,
ये बताओ ये कारक बना कैसे है, ये शब्द कैसे बना है। तो आपको उसे क्या बताना है, आपको ये बताना है उसको। देखिए जैसे कि ये एक धातु होती है हमारी क्री धातु होती है, ठीक है, क्री धातु होती है, वर्ब होती है, ठीक है। तो उसमें जब हम कौन सा सफिक्स लगाते हैं, जैसे अभी हमने प्रत्यय पढ़े हैं, प्रत्यय को ही हम इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं, ठीक है। रुल सफिक्स लगा देंगे, रुल प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, कारक बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कारक में कौन सी धातु होती है तो आपको बतानी है क्री धातु होती है। कारक में कौन सा प्रत्यय होता है तो आपको बताना रुल प्रत्यय होता है, ठीक है। तो आपको ये नंबर मिल जाएंगे आसानी से, इतना ध्यान रखना। बस यही यहाँ पे लिखा है कि जब हम क्री धातु में रुल प्रत्यय करते हैं तो उसमें हमें कारक मिल जाता है, मतलब कारक शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। समझ गए आप, कारक क्री धातु में रुल प्रत्यय को मिलाकर बनता है। और कारक कितने टाइप के होते हैं ये भी हम देख चुके हैं, कितने टाइप के होते हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, 6 टाइप के कारक होते हैं, ठीक है, 6 टाइप के कारक होते हैं। अब इसका एक मतलब सूत्र भी दिया गया है, देख लीजिए सूत्र क्या है, कर्ता कर्म चा कर्णम संप्रदानम तथैव चा अपादान अधिकरणम इत्याहि कारकाणि षट्। मतलब क्या हुआ कि कर्ता, कर्म और करण और संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं हमारे। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। और 6 कारक मैंने लिखे भी हैं, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, अपादान, अधिकरण। और ये मैंने अभी आपको बताए भी हैं कैसे, जहाँ पे अभी देखिए आगे आप नोट्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो वीडियो अगर मैं यहीं पे एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जिनका क्रिया के साथ आ रहा है, हाँ ठीक, जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता उन्हें कारक नहीं कहा जा सकता। ये हमेशा याद रखना, जिनका क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं होता है उनको हम कारक नहीं कहते हैं, ठीक है। इसलिए जो हमारा संबंध और संबोधन जो होते हैं वो कारक नहीं माने जाते हैं, ठीक है। अब संबंध संबोधन क्या होते हैं, जैसे संबंध, जैसे राम का भाई श्याम घर जाता है, ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है हमारा, राम का भाई श्याम घर जाता है, ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस है। तो आप इसमें देखिए कौन घर जा रहा है, ये बताइए, कौन जा रहा है घर, श्याम जा रहा है, जाने की क्रिया कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कर्ता कौन हुआ, श्याम हुआ, ठीक है। तो इसमें श्याम करता है ना, श्याम हमारा करता है और क्रिया क्या है, जाना। तो राम का भाई श्याम घर जा रहा है, इसमें कर्ता श्याम है, ठीक है, क्रिया श्याम कर रहा है, तो राम से इसमें कोई लेना देना नहीं हुआ। अगर मैं डायरेक्ट कह दूं कि श्याम घर जाता है तब भी वो घर पहुंच जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि श्याम, राम का भाई श्याम घर जाता है तो तब भी तो वो मतलब जाएगा तो घर ही। तो इसमें संबंध से कोई लेना देना नहीं। जैसे राम का भाई हो गया, रोहन का चाचा हो गया, कल्लू का मामा हो गया, ठीक है। अगर ऐसा कोई रिलेशन वाला मतलब आता है सेंटेंस में तो उसका रिलेशन का कोई उसमें कारक से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए संबंध और संबोधन कारक नहीं माने जाते। क्यों नहीं कारक माने जाते हैं, क्योंकि इनका क्रिया से कोई रिलेशन नहीं है, और जिसका क्रिया से रिलेशन होता है वही कारक माना जाता है। और आप देखिए इसमें क्रिया का रिलेशन कर्ता से, कौन घर जा रहा है, श्याम घर जा रहा है, तो क्रिया कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है, इसीलिए श्याम जो होगा वो हमारा कारक होगा, ना कि राम, क्योंकि राम का कोई लेना ही देना नहीं है ना, समझ रहे हैं आप। इसीलिए जो हमारा संबंध और संबोधन होते हैं उनको कारक नहीं माना जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब आगे देखिए, क्योंकि क्रिया के साथ इनका साक्षात संबंध नहीं होता, और ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। साक्षात मतलब क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या कारक नहीं मानते, ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए आप, इसलिए कारक 6 होते हैं। कौन से 6 कारक होते हैं ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। कौन सा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये हमारे 6 कारक होते हैं, ठीक है, समझ गया। उसके बाद देखिए इनको थोड़ा सा मतलब बताया भी गया है क्या, कि कर्ता जो होता है वो क्या होता है, क्रिया पूर्ण करने वाला, मतलब जो क्रिया करता है उसको हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। जो कोई क्रिया करता है, जो सब्जेक्ट कोई क्रिया करता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जैसे श्याम घर जा रहा है तो श्याम कर्ता हुआ, ठीक है। उसके बाद क्रिया के द्वारा जो प्राप्त हो वो कर्म है, ठीक है। तो राम घर जाता है तो राम जा रहा है, कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, तो घर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ है, कर्म हुआ, ठीक है। तो जाने से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, घर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो श्याम को क्या प्राप्त हो रहा है, घर प्राप्त हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कर्म वो होता है जो क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। कर्ण जिसके द्वारा घर जाया जाए, ठीक है, मतलब कर्ण क्या होता है, कर्ण कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया पूर्ण करे, मतलब जिसकी सहायता से क्रिया पूरी की जाती है वो क्या होता है, हमारा करण होता है। जैसे मैं कह दूं कि श्याम बस से घर जाता है, तो किसके द्वारा वो घर जाता है, बस से जाता है, तो बस यहाँ पे क्या हो गया, करण कारक हो गया, ठीक है। जिसके द्वारा, जिसकी हेल्प से क्रिया की जाती है वो करण होता है, ठीक है।
जैसे चाकू से आम काटा, ठीक है, जिसके द्वारा, जिसकी हेल्प ली, समझ रहे हैं आप, वहाँ पे कौन सा होगा कारक कौन सा होगा, कर्ण कारक होगा, ठीक है। और संप्रदान क्या होता है, जिसके लिए क्रिया की जाए, जैसे माँ बच्चे के लिए खीर बना रही है, तो खीर बनाने की क्रिया किसके लिए की जा रही है, बच्चे के लिए की जा रही है, इसीलिए क्रिया का बच्चे से संबंध है, और बच्चे से संबंध है, इसीलिए संप्रदान कारक जो, इसीलिए संप्रदान को हम कारक कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, इसीलिए संप्रदान कारक वहाँ पे होगा। जहाँ पे के लिए का साइन हो जाएगा, मतलब जहाँ पे किसी के लिए कोई क्रिया की जाएगी वहाँ पे संप्रदान कारक होता है, ठीक है, इतना याद रखना। किसी के लिए अगर कोई क्रिया की जा रही है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है, इतना याद रखना, ठीक है। अब देखिए अपादान क्या होता है, जहाँ पे कोई चीज़ जुदा हो रही होती है, बिछड़ रही होती है, अलग हो रही होती है, वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक होगा, ठीक है। उसके बाद अधिकरण, जहाँ पे क्रिया होती है, जैसे राम कुर्सी पर बैठा है तो बैठने की क्रिया कहाँ पे हो रही है, कुर्सी के ऊपर हो रही है, इसीलिए वहाँ पे क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। अधिकरण क्या, जिस चीज़ पर या स्थान पे क्रिया की जाए उसे अधिकरण कहते हैं, ठीक है, मतलब जिस स्थान, जिस प्लेस पे कोई क्रिया की जाती है उसी को हम अधिकरण कहते हैं, समझ गए आप, ठीक है। तो ये हमारे 6 कारक होते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब आगे यहाँ पे एक टेबल भी मैंने बना दी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इसको मैंने इंग्लिश से रिलेट भी किया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी इसको थोड़ा बनाया है, देखिए अभी शायद आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, चलो ऐसे समझिए आप, ऐसे, ठीक है, अब शायद बन जाए। हाँ, अब देखिए इधर जो यहाँ पे लिखी हुई है ये विभक्ति होती है हमारी। अभी देखो पीछे क्वेश्चन आया था ना विभक्ति वाला, तो विभक्ति कौन सी होती है, ये वाली होती है, जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये हमारी 7 विभक्ति होती हैं, ठीक है। प्रथमा विभक्ति में कौन सा आता है, कर्ता आता है, ठीक है, प्रथमा विभक्ति में कर्ता आएगा, द्वितीय विभक्ति में कर्म आएगा, तृतीय विभक्ति में कौन सा आता है, करण आता है, चतुर्थी में संप्रदान, पंचम में कौन आता है बताइए, अपादान आता है, पंचमी में अपादान आता है, ठीक है, षष्ठी में संबंध आते हैं, और सप्तमी में अधिकरण आते हैं, और षष्ठी में संबंध आते हैं, और संबंध को हम कारक नहीं मानते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों नहीं मानते, क्योंकि इनका क्रिया से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, इसीलिए कारक हमारे कौन होते हैं, 6 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ठीक है। और कर्ता को हम कैसे पहचानेंगे कि कर्ता है, तो वहाँ पे ने का चिन्ह होगा, ने लिखा होगा, जैसे राम ने खाना खाया, तो किसने खाना खाया, राम ने खाया, तो राम क्या है, कर्ता है, ठीक है, तो ने लिखा होगा वाक्य में, हम समझ जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारा कारक कौन सा है, कर्म है, ठीक है, कर्म को कैसे पहचानेंगे, तो वहाँ पे चिन्ह दिया होगा, को लिखा होगा, ठीक है, जैसे राजू ने रोहन को पीटा, राजू ने रोहन को पीटा, तो कर्ता ने कर्म को पीटा, ठीक है। देखिए आप इसको मैं लिख के आपको दिखा दूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, जैसे राजू ने रोहन को पीटा, ठीक है, तो यहाँ पे राजू क्या है, हमारा कर्ता है, क्योंकि कौन पीट रहा है, राजू पीट रहा है, ठीक है, तो पीटने की क्रिया कौन कर रहा है, राजू कर रहा है। किसको पीट रहा है, तो रोहन को पीट रहा है, तो किसके ऊपर क्रिया हो रही है, रोहन के ऊपर हो रही है, तो रोहन क्या होगा, हमारा कर्म होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये हमारा कर्ता होगा, ठीक है, ये हमारी क्रिया होगी, ठीक है। तो जहाँ पे वाक्य में को लिखा होगा हम समझ जाएंगे कि वो हमारा कर्म होगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है चिन्ह, कौन सा चिन्ह, को का चिन्ह होगा कर्म को पहचानने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए तृतीया कौन सी है, तृतीय विभक्ति में हमारा कौन सा आता है कारक, कर्ण आता है, ठीक है, कर्ण कारक आता है हमारा तृतीय विभक्ति में। तो कर्ण कारक कैसे पहचानेंगे, वहाँ पे से दिया हुआ, जैसे चाकू से आम काटा, जिसकी मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, किसी साधन के द्वारा कोई काम किया जा रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा कर्ण कारक आएगा, ठीक है, चाकू से आम काटना, ठीक है, बस से घर जाना, ठीक है, ऐसे कारक जिसके द्वारा कोई काम हो रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा होगा, कर्ण होगा। उसके बाद संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति में हमारा कौन सा आता है, कौन सा कारक आता है, संप्रदान आता है। चतुर्थी विभक्ति में हमारा कौन सा कारक आता है, संप्रदान कारक आता है, ठीक है। और संप्रदान कारक को कैसे पहचानेंगे, जब वाक्य में के लिए दिया होगा, ठीक है, जैसे माँ बच्चे के लिए खाना पकाती है, तो किसके लिए क्रिया हो रही है, बच्चे के लिए हो रही है, तो वहाँ पे कौन सा संप्रदान कारक होगा, ठीक है। तो ऐसे हम समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको सेंटेंस दे देगा एग्जाम में और पूछेगा कि इसमें कौन सा कारक है, तो अगर आप साइन अगर आपको पता होंगे तो आप पहचान लेंगे। जैसे संप्रदान का साइन कौन सा होता है, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, देखिए संप्रदान ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका चिन्ह कौन सा है, के लिए है, ठीक है। तो जहाँ पे वाक्य में के लिए होगा तो वहाँ पे क्या होगा, संप्रदान कारक होगा, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है। अब आगे देखिए अपादान कहाँ पे कारक होगा, अपादान कारक वहाँ पे होगा जहाँ पे कोई चीज़ बिछड़ रही होगी या अलग हो रही होगी। अलग होने का अर्थ जहाँ पे आएगा वहाँ पे
अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है, तो पेड़ से, वहाँ पे भी से का अर्थ होगा, लेकिन वहाँ पे से का अर्थ किस सेंस में होगा, अलग होने के सेंस में होगा, ठीक है, समझ गए आप। और संबंध क्या हो, जैसे राम का भाई और सीता की बहन, ठीक है, ऐसे जब मतलब लिखा होगा काकी, रारी, नानी, ठीक है, ये इस टाइप के अगर कोई चिन्ह आ रहे हैं तो आप समझ जाना कि वो संबंध है। और संबंध का वैसे भी कारक से ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशन होता नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इनको कारक भी कंसीडर नहीं करते हैं, समझ गए आप। उसके बाद हमारा है लास्ट कारक कौन सा है, अधिकरण, ठीक है। अधिकरण क्या होगा, जहाँ पर क्रिया हो रही होगी। जैसे राम कुर्सी पर बैठा है, ठीक है, तो राम कुर्सी पर बैठा, तो बैठने की क्रिया कहाँ हो रही है, कुर्सी पर हो रही है, ठीक है, तो कुर्सी पर हो रही है तो वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। तो इसको अधिकरण कारक को पहचानने के लिए कौन सा चिन्ह है, में होगा, पे होगा या पर। जैसे मेज पे कलम रखी है, ठीक है, जैसे कुर्सी पर बैठा है, ऐसे वाक्य आएंगे, ठीक, जहाँ पे पर आ जाए, में आ जाए या पे आ जाए, ठीक है, ऐसे सेंटेंस मतलब ऐसे शब्द आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। और अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी होती है, ठीक है। तो ये विभक्ति आपको याद करनी होगी। तो विभक्ति प्रथमा विभक्ति में कर्ता आता है, द्वितीय विभक्ति में कर्म आता है, तृतीय में करण आता है, चतुर्थी में संप्रदान आता है, पंचमी में अपादान आता है, ठीक है, पंचमी में अपादान आता है। उसके बाद षष्ठी में संबंध आता है, जो कि हम कारक नहीं मानते क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन क्रिया से नहीं होता है, ठीक है। फिर सप्तमी में अधिकरण आता है, ठीक है। और जो संबोधन होता है उसको हम प्रथमा में ही रखते हैं। संबोधन जैसे हे राम, अरे कृष्णा, ठीक है, इस टाइप से जब कोई बुलाता है, जैसे अरे राजू इधर आओ, जैसे अरे राजू, अरे रोहन, ठीक है, जब ऐसे कोई किसी को बुलाता है तो वहाँ पे संबोधन होता है, ठीक है, और उसको भी हम कारक नहीं कंसीडर करते हैं। अब इसके लिए मैंने एक सेंटेंस भी लिखा है, तो आप इसे पढ़ोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पिंटू ने हलवाई को चप्पल से मारा, लड्डू में विष्ठा मिलाने के लिए, दुकान से निकालकर सड़क पर उठा उठा के पटका, ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस है। अब आप देखिए, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। विष्ठा मतलब पोटी होता है, ठीक है। तो पिंटू ने, कर्ता ने, कर्म को, हलवाई को चप्पल से, कर्ण से के द्वारा मारा, ठीक है, और लड्डू में विष्ठा मिलाने के लिए, क्यों मारा, विष्ठा मिलाने के लिए। फिर दुकान से निकाल कर, तो दुकान से निकाल कर मतलब दुकान से अलग किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपादान कारक आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सड़क पर उठा उठा के पटका, ठीक है, सड़क पर पटक रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, अधिकरण आएगा, ठीक है, सड़क पर उठा उठा के पटका, समझ रहे हैं आप। तो इसमें हमारे सभी कारक आ गए। पिंटू ने, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से के द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए मतलब विष्ठा मिलाने के लिए, और अपादान से अलग होने पर मतलब दुकान से निकाल कर, ठीक है, और अधिकरण में पे पर मतलब सड़क पर उठा उठा के पटका, ठीक है। जैसे नहीं, आपने याद किया होगा छोटी क्लास में, जब आप 8th में होंगे या 9th में होंगे तो आपने शायद याद भी किया हो। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, ठीक है, और संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण में पे पर, ऐसे आपने याद किया होगा। शायद नहीं किया होगा तो अभी याद कर लेना, छोटा सा है। वैसे भी याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, 1-2 बार पढ़ोगे खुद ही याद हो जाएगा जब सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। और ये इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए अब इसमें संबंध और संबोधन कहाँ पे आया। देखिए यहाँ पे सचिन है, ठीक है, सचिन एक लड़का है, वो क्या कहता है, मोनू को बुलाता है मोनू। सचिन क्या कहता है मोनू। तो यहाँ पे है जो चिन्ह आ रहा है, इससे ये क्या है, संबोधन है, ठीक है, ये क्या है, संबोधन है, ठीक है। तो है मोनू, सचिन मोनू को बता रहा है मोनू रमेश के चाचा, रमेश के चाचा मतलब यहाँ पे संबंध आ रहा है, ठीक है। तो है मोनू रमेश के चाचा पिंटू ने, ठीक है, पिंटू ने हलवाई को चप्पल से मारा, लड्डू में विष्ठा मिलाने के लिए दुकान से निकालकर सड़क पर उठा उठा के पटका। तो क्रिया किसने की, पिंटू ने की, ठीक है। और इनका कोई, अगर इनको हम ना लिखें तब भी आपको ये सेंटेंस पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इनको लिख रहे हैं तो इनका क्रिया के साथ कोई लेना देना नहीं, आप देख रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो संबोधन और संबंध का कोई क्रिया से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। अब एक बार इधर देख लीजिए, आप कहाँ गया, हाँ ये लिखा हुआ जैसे। तो देखिए आगे नोट्स में मैंने लिख के भी रखा है, देखिए अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि जहाँ पे ने का चिन्ह आएगा वहाँ पे करता होगा, जैसे पिंटू ने, ठीक है, और क्रिया कौन सी है, पटकना, ठीक है, और किसको मतलब पीटा, तो हलवाई को पीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करण क्या है, चप्पल से, किसके द्वारा मारा, चप्पल से मारा, ठीक है। और संप्रदान पहचानने के लिए हम क्या देखेंगे, के लिए कहाँ पे, तो विष्ठा मिलाने के लिए, ठीक है। और अपादान कारक कैसे पहचानेंगे, कि दुकान से निकाल कर मारा मतलब दुकान से अलग किया। जब जहाँ पे अलग हो रहा होगा, जैसे नहीं यहाँ पे अलग होने के अर्थ में, जहाँ पे अलग होने के अर्थ में से का यूज होता है वहाँ पे कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अधिकरण, अधिकरण क्या है,
जहाँ पर क्रिया हो रही है। तो क्रिया कहाँ पे हो रही है? पटकने की क्रिया कहाँ पे हुई? सड़क पर हुई। तो पर का साइन आ रहा है यहाँ पे, देखिए पर आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे अधिकरण कारक है। जहाँ पे पर आता है वहाँ अधिकरण कारक होता है, ठीक है। उसके बाद संबंध क्या है? संबंध रमेश, ठीक है। संबंध क्या है? रमेश है, रमेश के चाचा हैं। कौन है? रमेश के चाचा हैं। तो संबंध क्या हुआ? रमेश के चाचा, ठीक है। कौन है रमेश के चाचा? पिंटू हैं। तो पिंटू ये क्रिया कर रहे हैं, तो रमेश के चाचा, ठीक है। ये हमारा संबंध हो गया। उसके बाद संबोधन क्या है? संबोधन मोनू। कौन बता रहा है किसको? देखिए यहाँ पे सचिन मोनू को बता रहा है। कैसे बता रहा है? हे मोनू। तो जहाँ पे हे का साइन आता है वहाँ पे क्या होता है? संबोधन होता है। तो ये मैंने सब लिख भी रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन किया। जब आप मेरे नोट्स एक बार पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन ना लीजिए। आप बुक से भी पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। आप इस लेक्चर को रखना और बुक खोल के रखना अपनी, आपको ईजिली सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं तो हूँ ही, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या हमारे नोट्स में दिया है। आगे हमारा शब्द धातु रूप दी हुई है, ठीक है। धातु रूप दी है और शब्द रूप दी हुई है, ठीक है। तो इसको आप देख लेना एक बार, जैसे पठत पढ़ता, पठन पठस पढ़ता पढ़ता, पठान पठावा पठामा, ठीक है। ये हम जब शब्द रूप धातु रूप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लेना। और अगर आप याद करना चाहते हो तो इनको याद भी कर लेना, क्योंकि ये यूज भी होंगे, थोड़े बहुत यूज होंगे तो मैं बताता रहूँगा, तो उसकी आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अभी जितना मैंने पढ़ाया है इस लेक्चर में वो एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना। कारक जब नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगा तो जब आपको वो पता होगा तभी आप अगला लेक्चर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। बाकी अब मैं और भी कुछ मतलब एक्स्ट्रा मैंने लिख के रखा था, तो ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने कर्ता, जैसे कर्ता को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सब्जेक्ट कहते हैं। कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं। कर्ण को इंस्ट्रूमेंट। जैसे कर्ण, कर्ण से के द्वारा, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जब कोई क्रिया होती है तो वहाँ पे कर्ण आता है, ठीक है। उसके बाद संप्रदान क्या होता है? जिसके लिए क्रिया होती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाते हैं या टू लगाते हैं, ठीक है। और अपादान, जहाँ पे अलग होने का सेंस आएगा, अलग होने का भाव आएगा, ठीक है। जैसे फ्रॉम सोर्स, किसी सोर्स से कोई अलग हो रहा है, जैसे नहीं फ्रॉम लगाते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद अधिकरण, अधिकरण में पेपर, जहाँ पे जिस प्लेस पे क्रिया होती है उसी को हम अधिकरण कहते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख रखा था, तो इसको भी आप देख लें तो आपको थोड़ा और हेल्प मिल जाएगी। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो कैसी लगी आपको बताना, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी डालूंगा, क्योंकि कारक ये जल्दी चैप्टर खत्म करना है मुझे, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट करा दूँ आपका। फिर बाद में मैं सोच रहा हूँ इसके साथ और भी एक कोई साथ में पढ़ाता चलूँ। बताइए कौन सा पढ़ाऊँ? मैं सोच रहा हूँ कि एनाटॉमी भी स्टार्ट कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो कमेंट कर देना, नहीं तो फिर हम संस्कृत पे ही फोकस करेंगे और संस्कृत अपनी जल्दी से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले मैं कारक चैप्टर जल्दी कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद हम अदर चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अगर आप ये मेरे नोट्स लेना चाहते हैं जो कि इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और क्लीन राइटिंग में हैं, तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आयुर्वेद स्टूडियो, ठीक है। तो इसको भी ज्वाइन ज़रूर कर लेना। यहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगी और जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो सारे क्वेश्चन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बाकी एक कमेंट प्यारा सा कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने ग्रुप में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। जितना भी सब्सक्राइब करवा सकते हो करवाओ और शेयर करो वीडियो को। बस वीडियो को शेयर करते रहो, उतने में काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, बाय।